बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान कमरुज़्ज़मान कायरा गुजरात के गांव कायरा लाला मूसा में पैदा हुए। 5 जनवरी 1960 इनकी पैदाइश है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फ़लसफ़ा में मास्टर किया। सियासत का आगाज़ 1970 में बतौर स्टूडेंट लीडर किया। 2002 में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके। 2009 से 2010 तक गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम दी। 2013, 2018 और 2024 के इंतखाबात में नाकाम रहे। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं कायरा साहब, आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। कायरा साहब, सियासत का आगाज़ 1970 से किया, लेकिन पहला इंतखाब आप 2002 में लड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाला बनने का ये जो सफ़र इतना लंबा है, क्यों इतना वक्त लगा? 70 में तो खैर मैं अभी इब्तदाई स्कूल में था, प्राइमरी में। उस वक्त किस तो स्कूल में पढ़ रहे थे आप? मैं जी लाला मूसा में एक नॉर्मल स्कूल होता था, आज भी वो है, अब वो एलिमेंट्री कॉलेज बन गया है। ये टीचर्स ट्रेनिंग का एक अदारा था जिसमें 7 स्कूल भी होते थे, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। और टाट स्कूल मैं 2001 में पहले नाज़िम मुंतखब हुआ अपने यूनियन काउंसिल का। बाय वर्चू ऑफ दैट नज़ामत या नाज़िम मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बन गया। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़ी वाइब्रेंट थी हमारी। चौई साहबान के साथ हमारा बड़ा मुतक्का होता था, इनके भाई उस वक्त चेयरमैन थे। तो हमारे ग्रुप में यंगस्टर्स थे, वो कला थे बहुत, अपोजिशन में थे हम पीपल्स पार्टी वाले। तो बड़े ज़ोरदार किस्म की वो माहौल बना, उसमें हम भी लीडर थे उस वक्त, वो बड़ा जोश व जज्बा था। 2002 में इलेक्शन नेशनल असम्बली का लड़ा, नेशनल असम्बली में आ गया। कायरा साहब, क्या ये हकीकत है कि आप ज़ात बरादरी में बहुत यकीन रखते हैं, हालांकि आपका तल्लुक़ एक ऐसी सियासी पार्टी से है जो ज़ात और बरादरी की नफ़ी करता है? और आपकी सियासत को अगर हम देखें तो आपके इलाके में गुज्जर बरादरी आपके मामलात में ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई है? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ज़ात बरादरी पे बिलीव नहीं करता। मैं ओपनली इस जो बरादरी का इशू है मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। मैं मसलक की, बिरादरी की, कबीले की, इन शनाख्तों की नफ़ी करता हूँ। अगर मेरी यही पॉलिटिक्स हो इफ्तिखार साहब, तो मेरे इलाके में तो मेरी बिरादरी की इतनी तादाद है कि अगर मैं बिरादरी की बुनियाद पर लड़ूँ तो कोई और मेरे मुकाबले में खड़ा ही ना हो, कभी आप हारे ही ना। यस। अच्छा, चलें, ठीक है। कायरा साहब, 15 मार्च 2009 जब वकला तहरीक चल रही थी तो आपने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म ने जुडिशरी की बहाली का मंसूबा तय कर लिया है। अगले रोज़ 16 मार्च 2009 को चीफ़ जस्टिस अपने साथियों समेत बहाल कर दिए जाते हैं। क्या आपको सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत में शरीक किया था? मैं वज़ीर इत्तलात था और अपनी जमात की क़यादत मुझ पर एतबार करती है, और हमारा ये बड़ी डिस्कशंस होती हैं। हमारी जो कोर कमेटी है उसमें भी डिस्कशन होती है। 15 मार्च 2009 को का आपका बयान, 16 मार्च 2009 को चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस की बहाली। इफ्तिखार साहब, ये तो अब मशावरत का अमल है ना। हमारी जमात के अंदर मुझे मेरी क़यादत का पूरा एतमाद हासिल रहा हमेशा, और मैं उस वक्त वज़ीर इत्तलात भी था, कोर कमेटी का मेंबर भी था, और यकीनन हमारे कुछ दोस्तों को और भी पता था। तो ये रात कब फैसला हुआ? ये अक्सर रात को, यानी शाम को 8-9 बजे के बाद बैठते थे। ज़रदारी साहब के साथ भी वज़ीर आज़म साहब भी थे। तो उन दिनों ये बातें, क्योंकि बड़ी बहस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, बल्कि उसी वक्त उसी मूवमेंट के दौरान ही मैं वज़ीर इत्तलात भी बना। आपको याद होगा जब मियाँ साहब यहाँ से चले थे, इफ्तिखार चौई साहब नहीं, एतजाज़ साहब उनको लेके। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस दिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने जजेस को जो घरों में कैद थे उनको छोड़ने का और सारा वो ऐलान किया, तो वो तकरीर मेरे हाथों की लिखी हुई थी और वो मैंने असम्बली में बैठ के लिखी थी। उसी वक्त मैंने वो तकरीर लिखी थी और गिलानी साहब ने वो पॉइंट्स मुझे लिखाए और वो तकरीर हुई। और बल्कि ये भी फ़ैसला हुआ उस दिन रात को, मुझे मैं रिकॉल कर लूँ तो हम बैठे हुए थे, बड़ी देर तक इस पर डिस्कशन होती रही कि क्या किया जाए। जरदारी साहब का व्यू ये था कि पॉलिटिकल फ़ैसले किए जाए, दबाव में मत आओ।
क्योंकि दबाव में आने के बाद तो आपको रियासती फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब ने उनको कायल किया कि नहीं, ये फ़ैसला हमें करना चाहिए, तो फ़ैसला हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जनरल कियानी ने आके उन्होंने ये फ़ैसला कराया था। हालांकि फैक्चुअल बात यह है कि उनके आने से पहले ये सदर हाउस में फ़ैसला हुआ था और सदर साहब के पास प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, एक आध कोई और दोस्त था हमारा साथ, मुझे सारा याद नहीं आ रहा। तो ये फ़ैसला हुआ रात को लेट, कोई अराउंड 1 बजे, और उसके बाद पता चला जी कि आर्मी चीफ को बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था जरदारी साहब ने, वो आ गए। तो वहाँ जाके उनको मिले, वहाँ से गिलानी साहब आए, सब बाकी सब लोग बैठे हुए थे सदर साहब के ऑफिस में। तो मुझे कहा कायरा साहब आए, चल के तकरीर करते हैं, अब अनाउंसमेंट करनी थी ना। तो मैं और गिलानी साहब गए, अब थके हुए थे, रात के 2 बजे, पौने 2 बजे। तो मैंने कहा जी आप मुझे पॉइंट लिखाएं ताकि मैं आपकी ब्रीफ से एक स्पीच लिखूँ। आपको स्पीच राइटर और तो है कि नहीं, तो मैं वो स्पीच लिखता हूँ, तो आप ज़रा फ्रेश अप हो लें। आप बाद में दबाव में क्यों आ गया? 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आपको फिर क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था, मेरा व्यू मेरी क़यादत को भी पता है और मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ, मेरा व्यू उस वक्त बड़ा ज़ोर के साथ था कि हमें ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए, कम्फर्ट में, मतलब गवर्नमेंट जाती है चली जाए, इसलिए कि हम पार्लिमान के इख्तियार को सरेंडर ना करें। ये असल में हुआ ये था कि 18वीं तरमीम के बाद 19वीं उसको चैलेंज कराया गया। देखिए ना, एक तरफ तो आप दबाव के तहत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बात को मान लेते हैं, वो भी दबाव के तहत माने गए। मैं दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि निकाले गए जजेस को, निकाले गए मुलाजमीन को उसी ओहदों पे बहाल कर दिया गया। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी आप दबाव में कर रहे थे, क्योंकि जंग थी मुशर्रफ और कियानी की, और आप किसी एक के साथ खेल रहे थे। नहीं, देखिए ना, एक चीज़ कि हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी थी, एक अवामी दबाव भी था, मुतालबा भी था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा भी था। आपको याद होगा ना कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, इस्लामाबाद आई, तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब के घर, चीफ जस्टिस साहब के घर के बाहर था, उनको अंदर तो ना जाने दिया गया, तो बाहर जाकर उन्होंने वहाँ वादा किया था कि हम चीफ जस्टिस को बहाल करें। तो इसका मतलब ये 2 जनरलों के दरमियान की जंग नहीं थी, उनकी अपनी होगी, मैं नहीं बात। आपके इल्म में क्या, बहुत बाइलम आदमी हैं। नहीं, देखिए ना, उनके डिफरेंसेस होंगे, मुझे ऑनेस्टली आपको इल्म ही नहीं है। असल में आप कॉरिडोर ऑफ पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं, आप कॉरिडोर ऑफ पावर में मौजूद हैं और आपके इल्म में नहीं है। देखिए इफ्तिखार साहब, गुजारिश ये है कि जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ बन चुके थे, मुशर्रफ साहब सदर थे, और उनको सदर से के उहदे से चंद महीनों में ही हमने हटा लिया था, उनको जाना पड़ गया था। तो बेसिकली वो आर्मी चीफ का 2 जनरलों का इशू नहीं था उस वक्त तक। जब हमारी हुकूमत आई तो मुशर्रफ साहब सदर थे। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, उनके डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंस किस बात पे? आपने कैसे हटा लिया था उनको? हमने उन्हें कहा था कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट कर लेते हैं। ये तो सियासी दबाव था ना कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आते हैं। क्या ये इम्पीचमेंट का मामला बराह रास्त उनको कन्वे किया गया? यकीनन किया गया। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता किसने किया, लेकिन ये किया गया, और उसके नतीजे में उन्हें कहा गया कि ये इससे एक तलखी बनेगी, जाना तो आपको पड़ेगा, अब हालात आपके लिए नहीं है। आप बहुत इनकलाब ला रहे थे, बकौल आपके माँ जैसी होती है रियासत, रातों को लोगों को जगाया गया और लोग चिपक गए, मीडिया का भी रोल इसमें शामिल हो गया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इसके 3 फ़ायदे भी बता सकते हैं जो ये पूरी की पूरी जद्दोजहद थी? इफ्तिखार साहब, इस जद्दोजहद में एक तो रेजिस्टेंस की अलामत है ना, आप एक ताकतवर इदारे के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे हो रही थी वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल लोगों ने भी सड़कों पे आके, वकला कहते हैं हमारी मूवमेंट थी, हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने किया, मीडिया ने किया। अवाम को होने वाले 3 फ़ायदे बताइए। आपने ये तासर दिया कि ये आदमी बदल गया तो मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ होगा। नहीं, ये नहीं है, ये तासर उस वक्त नहीं था। इस वक्त उसकी बुनियाद क्या थी, क्यों बहाल करना है? कि हमारा सबका ये व्यू था
कि इनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया और कानूनी तरीके से हम ले आए वापस, और हम उनको वापस बहाल एग्जेक्टिव ऑर्डर से वापस ले आए। एग्जेक्टिव ऑर्डर से, एग्जेक्टिव ऑर्डर के एक कानून है ना, हाँ, उसके तहत ही वो जारी होता है। मैं ये कह रहा हूँ। सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने उनको बहाल किया कि एक डिक्टेटर का फैसला एक जज को, चीफ जस्टिस को निकालने का, हम उसको इलीगल मानते हैं। सर ये मान लिया, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यू आर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं, मेरा जो आपका सवाल है ना डायरेक्टली कि चीफ जस्टिस बहाल होने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फ़ायदा कम हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं कहता हूँ हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है अदलिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ा मिजाज वो है। उसके बाद एक रवायत पड़ गई कि अदलिया एग्जेक्टिव के अंदर बाकायदा अपना एक रोल रखती है, और उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि जजेस का एक ग्रुप है जो चीफ जस्टिस के साथ हैं, वो हुकूमत के साथी हैं, और दूसरा ग्रुप है जो दूसरे जज साहिबान हैं वो अपोजिशन के साथी हैं। और अपोजिशन कहती है कि ये ग्रुप जब इक़्तिदार में नहीं रहेगा, चीफ जस्टिस फलां आ जाएंगे तो फिर हमारे केस खुल जाएंगे, फिर हमारी तरफ। तो ये नतीजा निकला उस तहरीक का। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज क्या है, वो अदलिया जो इस वक्त पार्लिमान को भी, उसकी कानून साजी को भी, आइन साजी को भी, एग्जेक्टिव को भी, मीडिया को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको चेक कर रही है, सबको पूछ रही है। आज मेरा भी उनसे सवाल है कि यार हम क्यों नहीं ये देख रहे कि ये अदलिया जो खुद बटी हुई है, बज़ाहिर आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है, ये अदलिया में बटने का तस्वर अगर दुरुस्त है, इसको चेक करना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये अदलिया हमें इंसाफ दे सकती है? क्या आप आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ को बतौर अपोजिशन लीडर 2009 में डिसक्वालीफाई करवाने में किसी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी का कोई अमल दखल नहीं था? मेरे इल्म के मुताबिक नहीं था, जो मैं सब जानता हूँ। खैर साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने यूसुफ बेग मिर्ज़ा को MD PTV का जो पैकेज दिया, इससे पहले इतना भारी माली पैकेज किसी को नहीं दिया गया, और इसी की बिना पर आपको एक रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा। क्या मोहब्बत थी आपको यूसुफ बेग मिर्ज़ा के साथ? इफ्तिखार से पहली गुजारिश तो यह है कि मुझे किसी रेफरेंस का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे ख़िलाफ़ न कभी किसी अदालत में, ना कभी किसी इन्वेस्टिगेटिंग फोरम पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये मेरे अल्लाह का करम है मुझ पे। साहब कह रहे हैं कि कोई रेफरेंस का सामना नहीं करना पड़ा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ जी, हाँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। सर आपकी ज़िम्मेदारी हमारे सर माथे पर सर। मैंने इसकी वजाहत मैंने मीडिया में की, ये सवाल उस वक्त नहीं उठा, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ रेफरेंस किया था, कहा मेरे ख्याल कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ। जवाब यह है इफ्तिखार साहब, मैंने यूसुफ बेग मिर्ज़ा को यकीनन MD PTV लगाया, वज़ीर आज़म साहब की भी ख्वाहिश थी, बिल्कुल थी, इसलिए कि मैंने उन्हें रिकमेंड किया। मेरी नज़र में यूसुफ बेग मिर्ज़ा पैकेज की बात उस पर पैसों की बात उसी पे आने लगा। पैसे तो बंदे को दिए जाते हैं ना, उसकी कैपेसिटी देख के। जी हाँ, मैंने उसके बाद भी नहीं दिए गए होंगे, लेकिन मैंने एक बंदा मार्केट में अपनी नज़र में, क्योंकि मैं उस वक्त जज था, मैंने अच्छा था या बुरा था, मैं उस वक्त जज था, कोई और नहीं था, वो मेरा इख्तियार था। मैंने एक बंदे को चुना कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, और मैंने उस बंदे को जो असाइनमेंट दी उसको बेस्ट पैकेज दिया, हाईएस्ट, और उसने हाईएस्ट रेवेन्यू पाकिस्तान टेलीविजन को आगे कैरी लूगर बिल के तहत मिलने वाली रकम में से आपके मुताबिक 80 से 100 अरब रुपए तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में खर्च किया जाने का आपने वादा किया था। ये आपका स्टेटमेंट है और ये मामला है। क्या ये आपको याद है कि KPK में उस वक़्त इस रकम से शुरू होने वाली कोई 3 बड़ी स्कीमें आप बता सकते हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है, मुझे अब इसकी उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है ना फ्रेश, अब उसकी डिटेल्स का मुझे याद तो नहीं है, इतने सालों के बाद आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, कैरी लूगर बिल में आपको क्या मिला था? कैरी लूगर बिल में आपको बेसिकली वार ऑन टेरर के जो पैसे थे या उसके अंदर पैसे मिले थे, और कैरी लूगर बिल में आपको जो रीइंबर्समेंट होती थी आपके एक्सपेंडिचर की वो मिलती थी, और उसमें से बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में खर्च किया जाना होता था। कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट आपको याद हैं? बस इतना सवाल है। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट देख लेना, खाली उनका कोई डैम देख लें। दहशतगर्दी के खिलाफ पैसे दिए गए थे, दहशतगर्दी के खिलाफ पैसे दिए गए थे, उससे प्रोजेक्ट तो आना था, उनकी पुलिस को बेहतर करना था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। मुझे तो यार डेवलपमेंट का तो काम मुझे याद नहीं ना होगा। क्या आप आज भी इस बात के हामी हैं
कि कैरी डूगर बिल पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी थी? अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर कोई मुआहदा किया हुआ है, अगर आप किसी भी मुल्क के साथ कोई बात कर लेते हैं तो यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी होती है, उसमें दूसरी राय कोई नहीं है। क्या आपकी पार्टी ने किसी मौका पर कैरी डूगर बिल के तहत मिलने वाली रकम की शराइत की बिना पर इमदाद देने से इनकार कर दिया? हमारी हुकूमत ने बहुत सारी शराइत उसकी वो जो काबिल अमल नहीं थी नहीं मानी, जो हमारे मुल्क के फ़ायदे में थी और मुल्क के इस रीजन की सिक्योरिटी के फ़ायदे में थी, अमन के फ़ायदे, वो बन गई। आपने कैरी डूगर बिल में पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के नेटवर्क के हवाले से जुड़े पाकिस्तानी शहरियों तक बराह रास्त रसाई देने से इनकार किया। डॉक्टर कदीर नहीं दी रसाई हमने, उसके ऊपर वो हमारा वो रेड लाइन, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। 1977 पंजाब से 107 नशिस्तें मिली आपको। पीपल्स पार्टी 2024 में इंतखाब में 8 नशिस्तें हासिल कर सकी। क्या इसकी वजह वो नारा था कि आसिफ जरदारी 10% है? ये नारा भी आप जैसे लोगों का पैदा करता था। आपसे मुराद मीडिया का है, मैं आपको नहीं कह रहा। नुकसान नहीं पहुंचाया? यकीनन एक बंदे को आप डीफेम करना चाहें, आप मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, मैं आपके खिलाफ करना शुरू, तो यकीनन आपका इमेज ख़राब होगा। और जब आप उसको एक रियासत की पॉलिसी के तौर पे इख्तियार कर लें तो यकीनन पार्टी को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए आसिफ जरदारी साहब को एक तरफ, ये मीडिया का नारा था वैसे? नहीं, इससे हमारे सियासी मुखालफिन का था यार। लेकिन सवाल यह है कि जरदारी साहब तो चले मर्द थे इस मुल्क के अंदर, तो हमारे खिलाफ तो चलते चलते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी खातून को नहीं बख्शा। उनकी वालदा के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडे किए गए, क्या क्या नहीं कहा हमारे साथ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 16 सितंबर 2009 आप गवर्नर बनाए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। आप पे तनकीद होती है क्योंकि आप गैर मुकामी थे। ऐसी क्या वजूहात थीं कि पीपल्स पार्टी को वहाँ के लिए एक मुकामी गवर्नर नहीं मिला, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख़ी तौर पर 70s के बाद वहाँ पे मौजूद थी? अब हुआ क्या, हमने जब गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट आर्डर दिया, उससे पहले तो वज़ीर जो था वो वहाँ का वायसराय होता था ना, सारे इख्तियार उसके पास होते थे। हमने वो इख्तियार ख़त्म करके जो पहला निज़ाम था उसको कट कर दिया। अब एक इंटरिम टाइम आया, उस इंटरिम टाइम में आपने जो ऑर्डर बना था गवर्नेंस ऑर्डर, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी थी, उसके तहत इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के बाद उनकी गवर्नमेंट बननी थी। तो मुकामी आदमी क्यों नहीं लिया आपने? उस वक्त तक उसमें कोई क्लास नहीं थी, उसका कोई पाकिस्तान क्लास तो नहीं थी। मैं बता रहा हूँ क्लास तो नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो भाई मैं बताता हूँ के बाद मौजूद थी। इफ्तिखार मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे सूबों से गवर्नर लिए जाते थे। ये पाकिस्तान में भी कानून बाद में बना है कि मकामी गवर्नर होगा, और ये हम ही ने बनाया था। मैं तो इंटरिम टाइम के लिए बना, उसके बाद ये तय कर दिया गया और हमने पहली गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की खातून को बनाया जो रेगुलर गवर्नर बनी, ये हम ही ने बनाया और कानून बना दिया कि आप वहाँ से लोकल लेंगे। तो एक मिनट सुन ले, मैं ट्रांजिशन टाइम के लिए था, मैं वज़ीर भी था, मैं गवर्नर भी था। क़ारी साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख़वातीन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन, गुफ्तगू हो रही है कमरुज़्ज़मान कारा साहब से। हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए वेट एंड सी अप्रोच क्यों अपनाए हुए हैं? क्या हम नहीं जानते कि सी पैक की कामयाबी गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुंसलिक है और गैर मुल्की ताकतें इसके पीछे हैं? यकीनन है, यकीनन है, मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा। ठीक, आप कहते हैं कि लेकिन हमने फिर भी हमने उस इलाके को भी फैसिलिटेट किया है, हमने सी पैक भी करना है। पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है अलवी ताकतें का बहुत सारे इंडिया हमारे खिलाफ नहीं है और कई ममालिक। आप कहते हैं कि, अब ये सवाल सुनिएगा गौर से, आप कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर पीपल्स पार्टी अदारों से तसादम के ख़िलाफ़ है, ठीक, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जमहूरियत के कत्ल में कई अदारे मुलव्वस थे। अब मुझे बताएं आप कहाँ फ़र्क करेंगे? मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा, क्या जमहूरियत की खिदमत हुई? नहीं, जमहूरियत के ऊपर वार हुआ। किसने किया? इदारों ने। नज़रिया ज़रूरत और इस तरह के बाकी फ़ैसले आए, जमहूरियत पे ज़रब लगी, किसने लगाई? अदलिया ने। क्या जमहूरियत की खिदमत हुई? नहीं, इदारों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया।
मैं आज भी कहता हूँ पहुँचाया। दूसरा, हम तसादुम नहीं चाहते। तसादुम से क्या मुराद होती है? आप इदारों पे चढ़ दौड़ें, आप अपने इदारों से लड़ पड़ें, आप लाठियाँ और बंदूकें उठा के लड़ पड़े। तसादुम नहीं चाहते। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम इदारों की इस हैसियत को मानने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम अपनी पीसफुल स्ट्रगल करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान एक सही मायने में डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन जाता। तसादुम को और इसको दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? तसादुम पार्टी ने किया किसी ने? देखिए, जिसने किया फिर उसका हाल भी है। उसने कौन सी अपनी खिदमत की और कौन सी जमहूरियत की खिदमत की, यही बात हम चीखते रहे। और आपको याद होगा, हमने ये पीपल्स पार्टी का कमाल था, गवर्नमेंट का हिस्सा थे हम, और बिलावल साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बैठ के ये फैसला किया कि हमें डायलॉग करना चाहिए। हमने डायलॉग का अमल शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में हम सियासी जमातें पेश हुई, हमें बुलाया गया। मैं खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, हुजूर ये सियासत का काम है, ये आपका काम नहीं है। आइन हमने बनाया था, हम ही इसको बचाएंगे, हम ही इसको अमेंड करेंगे, आप उसका नुक्ता भी बदल नहीं सकते, लेकिन आप हमें मौका दें, आप इस डायलॉग में मत आएँ, आपका नुकसान होगा। लेकिन बदियाल साहब नहीं माने, जज साहब नहीं माने। फिर डायलॉग हुआ। आपको पता है ना उस डायलॉग का क्या नतीजा निकला था? वही 6 मई को अगर हमारी कहने पे जो डायलॉग हो रहा था और कंक्लूड हो गया था और उसमें तय हो गई थी बातें, अब सिर्फ लिखना था। उस मुआहदे को अगर लिख दिया जाता, ये भी एक तारीख है। जिस तरह भुट्टो साहब के मुज़ाकरात कामयाब हुए, मुआहदा लिखना था, साइन होने थे और उससे पहले मार्शल लॉ लग गया। यहाँ भी यही हुआ। वो मुआहदा लिखना था, इमरान खान साहब का फ़ोन आ गया और शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम खुदा हाफिज़ करके चली गई। ये 6 मई का जिक्र है और फिर 9 मई हुआ। अगर 6 मई को मुआहदा लिखा जाता तो इफ्तिखार फिर 9 मई ना होता। आज जो मुल्क के हालात हैं, ना उनकी जमात के, ना मुल्क की जमहूरियत के ये हालात होते, ना इदारे को ये मलून करना होना पड़ता है। 6 मई की टीम में 3 अफराद PTI के थे और 3 अफराद पीपल्स पार्टी के थे। हमारे गिलानी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, बाकी जमातों के भी थे, क्योंकि हमारी तरफ से तो ज़्यादा जमातें थी ना। अच्छा, PDM की तरफ से और उनकी तरफ से 3 थे। 3 लोग। मामला तय हो गया था। मतलब आप उनसे पूछिएगा, यानी ये 6 मई से पहले 3 मीटिंग। मतलब मैं फिर किसी किताब का इंतजार करूं कि कोई किताब मैं बता देता। उसमें कोई छोटी सी मीटिंग तो थी नहीं ना, किसी बंद कमरे में, तो काफ़ी सारे लोग थे। अच्छा, फैक्चुअली क्या हुआ था? मीटिंग हुई, एक दिन हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरी मुलाकात में ये चीज़ें तय हो गई। अब बेसिक कजिया क्या था? क्या हुआ? कजिया क्या था? कजिया ये था कि 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी इलेक्शन कराए। हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे कि हजूर इलेक्शन नहीं हो सकते, हालात आप आइन के खिलाफ जा रहे थे। हम आइन इलेक्शन तो 90 डेज में करवाने लाजमी थे। हम आइन के खिलाफ नहीं जा रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट को इनकार करके नहीं बैठे हुए थे, हम अपना व्यू लेके सुप्रीम कोर्ट के पास इस्तदा लेके गए थे। और गुजारिश ये है, उसमें ही पीपल्स पार्टी ने यह तहरीक करके मुज़ाकरात शुरू कराए। हमने मुस्लिम लीग को राज़ी किया, हमने मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी किया, हमने अपने बाकी इत्तेहादियों को राज़ी किया। ये बिलावल साहब की सोच थी और उस कमेटी में मैं शामिल था। हमने जाके उस डायलॉग को शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर डायलॉग कम होते हैं, जो भी आउटकम, अगर डायलॉग के नतीजे में कोई फैसला हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो ये जो डेट दी हुई इस पर इलेक्शन होगा। मैंने बाहर निकल के, मेरा रिकॉर्ड पड़ा होगा, निकालिए आप अपने आर्काइव से, मैंने बाहर आके मीडिया से कहा था, मैंने कहा डायलॉग का फैसला तो हमने कर लिया था पहले ही, लेकिन अदालत ने इमरान खान को वीटो दे दिया है। मुझे पूछा वीटो कैसा? मैंने कहा वीटो ये है, अदालत कहती है कि ये हमने डेट दी हुई है, 14 या 18 मई थी, जो भी मुझे याद नहीं अब, वो डेट दी हुई है, उस डेट पे इलेक्शन होंगे। अगर डायलॉग कामयाब हो गया तो फाबेहा, नहीं तो फिर इस डेट को फाइनल डेट समझे। और इमरान खान भी कह रहे थे कि उस डेट पे इलेक्शन कराओ। मैंने कहा इमरान खान, अगर हमारी अब कामयाबी की सिर्फ एक सूरत है कि हम इमरान खान की बात माने तो 14 मई को इलेक्शन होगा, हम उसकी बात ना माने तो 14 मई को इलेक्शन होगा। तो वीटो उन्हीं के पास हुआ ना। तो उसको जब ये तय हो गया कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक दिन होगा, यानी 2 सूबों का इलेक्शन अलग नहीं होगा, ये तय हो गया कि आप तैयार थे। बाकी जो सुबह मैं आपको डेट बताने लगा हूँ। नहीं, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। मैं बताने लगा हूँ, बाकी आप मुझे बोलने दें, देखे मैं आपको डेट देता हूँ। नहीं, मैं डेट ले रहा हूँ, लेकिन इसमें शामिल था कि जो 2 सूबाई असेंबली वो भी डिसॉल्व कर दी जाए, कौमी असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाए। एक दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने से मुराद यही है ना, लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ। ये तय हो गया कि 24-25 जून को हम बजट पेश करेंगे और बजट पास होगा जून में। और हमारा ख्याल था कि बजट पास होने के बाद कुछ दिन, 2 हफ्ते तक, यानी मिड जुलाई तक ये गवर्नमेंट चलेगी
और उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी। पीटीआई का ये मुतालबा था कि नहीं 30 जून को करें। अल्टीमेटली 30 जून को मान लिया गया कि हाँ ठीक है, हम 30 जून को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ था, हमारा क्या कसूर है, हमारी तो सिंध में गवर्नमेंट क्यों तोड़ रहे हैं हम, लेकिन ये फैसला हो गया। मुस्लिम लीग भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी, हम भी, सारे लोग शामिल थे यार। हुकूमत की तरफ से कमेटी आई थी, वो कौन कौन थी? उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, उसमें अपने अली जफ़र थे और शायद फवाद चौधरी थे। मुझे फवाद लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। इस कमेटी में ये तय हो गया कि ओके, एक दिन इलेक्शन होगा सारे मुल्क में, और अगर हम 30 जून को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते या 1 जुलाई को कर देते तो उससे आगे 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाता, यानी अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होता। ये तय हो गया सब कुछ। तो फिर क्यों नहीं लिखा जाना, सुनो ना, अब लिखा जाना था, क्यों नहीं हुआ? फ़ोन आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के फ़ोन सुनने चले जाते हैं। ये सेनेट के उस लाउंज के अंदर हो रहा है, जो उनका है बुफे लाउंज, उसके कोने में खड़े होकर काफ़ी देर फ़ोन सुनते रहते हैं, फिर दूसरे कुलीग को बुला लेते हैं। वापस आके वो कहते हैं कि हमारी लीडरशिप की, यानी खान साहब की इंस्ट्रक्शन हमें आई हैं कि अगर आप फौरी तौर पे असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने को तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह, वरना हमारे मुज़ाकरात करते हैं। उन्होंने कहा भाई आपसे तय हुआ है सारा कुछ। उन्होंने कहा जी सॉरी, मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है, ये तारीख है भाई। इसीलिए तो हम चीखते हैं कि 6 तारीख को अगर वो मुआहदा लिख दिया जाता, पेन डाउन हो जाता, तो फिर 9 मई ना होता। मुमकिन है 9 मई को वो कामयाब हो जाते। यार देखो ना, ये बात तो 9 मई की नौबत ही ना आती। नहीं, मुमकिन है वो 9 मई को कामयाब हो जाते। ये अलग बात है, उनकी प्लानिंग का अगर हिस्सा था तो वो और बात है। अच्छा, अगर मैं इस बात को समझूं तो फिर यही है कि उन्होंने 6 मई को जानबूझ के विड्रा किया कि ये तो बात ख़त्म हो गई है, लिहाजा इसको तो इससे निकलो और 9 मई करो, फिर यही हो सकता है। कारा साहब, आपने मुतालबा किया मुस्लिम लीग से कि 1990 में जो मैंडेट चोरी किया उसके लिए वो माफ़ी मांगे। ये मुतालबा है आपका एज ए वज़ीर। अब मसला ये पैदा होता है कि ये सवाल आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अपने मामलात को तय कर चुके थे। कुछ वो बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, वो कह जाते हैं, या उसका असलूब जो है। ये बात अपनी जगह कि माजी में मुस्लिम लीग से भी गलतियां हुई, हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन सर जब एक फैसला हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि बस अब आगे चलना है, तो फिर आपको इतने साल के बाद दोबारा ये ताना देने की क्या जरूरत पड़ी? हो सकता है किसी तकरीर में बंदा जोशे खिताबत में कह गया हो, लेकिन मेरी क़यादत ने तो इस बात को नहीं लेके चले। हम तो उसको मान के चले कि ठीक। कैसा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, वापस आता हूँ तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख्वातीन-हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात, गुफ्तगू हो रही है कारा साहब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। 2013 डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद का धरना, आप फिर मुज़ाकराती टीम में शामिल, आप उनसे बहुत मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। क्या ये धरना मुल्क में हकीकी तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए था, या ये महज एक तकरीबी कार्रवाई थी? कार्रवाई थी, लेकिन हम उस वक्त क्या कर सकते थे? यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी के बाद वजारत उस्मा के लिए आपने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन बाद में राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। क्या आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई थी? गिलानी साहब को जब अदालत ने एक गलत फ़ैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई किया तो फौरी तौर पे हमने जो नए प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला करना था, तो हमारा ये व्यू था कि जनूबी पंजाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, लिहाजा अब जनूबी पंजाब से ही अगला कैंडिडेट होना चाहिए। तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब को अगला कैंडिडेट बनाया गया और उनके कागजात जमा कराए गए। बल्कि खुर्शीद शाह साहब और मैं, हमने सुबह सुबह जाके वो कागज़ जमा कराए, वो तैयार कराए और फिर जाके जमा कराए, और राजा परवेज़ अशरफ साहब के कागज़ कवरिंग जमा कराए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब हम कागज़ जमा कराए, सेक्रेटरी के कमरे में खड़े हैं, एग्जैक्टली ये डिटो आपको बताता हूँ, यूँ खड़े हैं, कागज़ जमा करा के सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराते हैं ना, और ये राजा साहब भी और मखदूम साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ मूव कर रहे थे, क्योंकि रात को फैसला हो गया था और उस वक्त सारे हमारे साथी हमारे साथ थे इत्तेहादी। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी ना कि हाउस का अजलास होगा, डिवीजन हो जाएगी। हम वहाँ खड़े हैं, बाकी लोग चले गए नीचे मीडिया अटैक करने। नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब और मैंने कहीं जाना था।
शाह साहब अचानक, और डॉक्टर अजरा फजल साहिबा, हजरत अली साहब की हमशीरा, वो भी वहाँ खड़ी थी, साथ थी। टीवी चल रहा था कोने में, वहाँ पे एकदम खबर फ्लैश हुई कि मखदूम शहाबुद्दीन के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। उन्होंने कहा भाई ये देखो क्या। मैंने देखा, मैंने कहा शाह जी ये तो काम ही ख़राब हो गया, ये क्या हुआ। एक बंदा जिसके फैसला कल का हो चुका है कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। वारंट किसने जारी किया? ANF ने। अच्छा, वहीं खड़े थे तो ANF का पता चला जी कि ANF ने उनको एफेड्रीन केस में उनके वारंट जारी किए हैं, टीमें जारी हो गई। अब वो बंदा जो प्राइम मिनिस्टर तकरीबन बन चुका है, कागज़ उसके जमा हो चुके हैं, हम जाके स्पीकर के कमरे में बैठकर, सच्ची बात है, जैसे वो कहते हैं ना सर में कोई चीज़ ऐसी पड़े कि आपको पंजाबी में कहते तौर पर हो गए, उस हालत में चले गए कि क्या हुआ। अब हम अपने तौर पे बैठे और हमारा ये ख्याल था कि ये कोई और गेम है, ये सिंपल नहीं है। वहाँ से उठ के हम प्रेसिडेंट हाउस चले गए, हम तीनों। अब प्रेसिडेंट साहब के साथ जाके मिले तो वहाँ बैठ के ये देखा तो हमें उनका भी ये ख्याल था कि ऐसा यार कुछ समझ नहीं आ रही, ये कोई और ही बात है, इस तरह सिंपल नहीं है ये। अब ये था कि राजा साहब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम थे, तो खुदा कहीं ऐसा तो ना हो ना कि इन पे भी इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही थे ना, कुछ सज़ा तो नहीं हुई थी, और उन पे भी कुछ केसेस बनाए गए थे या इल्ज़ामात थे, तो कहीं उनके भी वारंट जारी हो जाए। हमें यह था कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही। तो फौरी तौर पे फैसला हुआ कि एक बंदे के, सदर साहब ने कहा खुर्शीद शाह साहब को कि ऐसा बंदा कोई किसी का कागज़ जमा कराओ जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो, ताकि अब पता नहीं क्या आगे सूरत हाल बनती है। तो मेरे कागज़ भी जाके हमने जमा कराए, वो फौरी तौर पर अब फौरी हुआ ऐसे ही, कागज़ जमा कराए तो मेरी खबर चल गई कि वो आ रहा। तो उसके बाद मेरे ऊपर ये फ़ैसला था, लेकिन फिर चौधरी साहबान ने, क्योंकि हमारा मुकामी ज़रा मुखालफत है ना, उस वक्त काफ़ी लीग हमारे साथ थी, हमें उनके वोटों की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि हम उसको वोट नहीं देंगे, जो हमें इतला मिली थी, और इसलिए मुझे विड्रा कर लिया गया। राजा साहब, सदर पाकिस्तान ने टेलीफोन किया मुझे और मुझसे मेरी राय ली। आपके साथ ज़ाहिर कि मुझे अकेले को तो नहीं किया होगा, नहीं, वो आपके साथ बहुत से लोगों को किया होगा। वो आपके साथ उनका एक मखसूस खास उस ज़माने में उस टेलीफोन पर, नॉट मोबाइल पे, तो इसका मतलब आप बनते बनते रह गए। ठीक है चौधरी, आप गुजरात जीत गए जी, ऐसे ही है, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा। और कह रहा ये थोड़ा है इफ्तिखार कि एक सियासी कारकुन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन जाए। क्या ये हकीकत है कि बिलावल भुट्टो ने आपको पीपल्स पार्टी वसीत पंजाब के उहदे से इसलिए अलहदा किया कि आप ज़िला खुशाब की ज़मीनी इंतखाबात में कुछ काम नहीं कर सके और पीपल्स पार्टी को 500 वोट मिला? उन्होंने कहा ये आदमी इस काबिल नहीं है कि जो 500 वोट भी हासिल ना करवा सके पार्टी के लिए। इफ्तिखार साहब, ये यकीनन एक ये मुझ पर सवाल बनता था ना, क्यों ना मेरी क़यादत मुझ पर सवाल करती, और लेकिन ये खाली वजह नहीं थी। लोग कहते हैं कि आपकी नाराज़गी इस बना पे हुई कि यू वांटेड टू बिकम ए सेनेटर फ्रॉम दी सिंध कोटा। बिल्कुल नहीं। ओके, मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे इज़्ज़तें दी हैं, मुझे पार्टी के ओहदे दिए हैं, मुझे वजारतें दी हैं, गवर्नर बनाया है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा क़यादत के साथ रहता है, पहले भी था, और वो भी कबूल करते हैं उस बात को। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं ऐसी क़यादत और ऐसी जमात में हूँ, उनके साथ हूँ, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा कि इमरान खान में एक सलाहियत तो बड़े कमाल की है, अपना झूठ ऐसे बेचा है जैसे लोग ख्वाब बेचते हैं। तो यार, आप भी तो ख्वाब बेचते हो, मैं भी ख्वाब बेचता हूँ, ये मजहबी लोग भी ख्वाब बेचते हैं, हम सियासतदान भी ख्वाब, ये दुनिया सारी है ही तो। उसका ख्वाब बिक गया। देखे ना, ख्वाब नहीं, उसका ख्वाब नहीं बिका, उसका शराब बिक गया। कुछ इफ्तिखार वो लोग होते हैं जो शराब दिखाते हैं, शराब कभी उसकी ताबीर नहीं मिलती, वो 1% भी सच्चा नहीं हो सकता। ख्वाब की ताबीर कभी आपको 20% मिल सकती है, कभी 80% मिल जाएगी, लेकिन शराब की कभी 1% भी नहीं मिलेगी। इमरान खान का शराब बिका है, ये उसकी सलाहियत है कि उसने बेचा। क्या आप पर इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप पार्टी की इमेज की बजाय ज़ाती इमेज पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं? मेरे लिए तो ये ओढ़ना बिछौना पार्टी है। इफ्तिखार, मैंने एक वक्त जब मुझ पर बहुत सारे शकूक ज़ाहिर होने शुरू हो गए कि लोग भागने शुरू हो गए पार्टियाँ छोड़ छोड़ के, तो मैंने उस वक्त कहा था मैं तो पार्टी को मां समझता हूँ। क़ारी साहब, क्या वजह है कि 2024 में आपका नाम गवर्नर पंजाब के तौर पे सामने आया लेकिन आपको गवर्नर नहीं बनाया गया? क्या ये बिलावल भुट्टो की आपके हवाले से नापसंदीदगी का इजहार था? यार इफ्तिखार, ये कोई ज़रूरी है कि हर वक्त मेरे हक़ में ही फ़ैसले आएँ?
क्या सलीम हैदर पार्टी का कारकुन नहीं है? क्या दीगर लोग पार्टी के कारकुन नहीं? पाकिस्तान में जमहूरियत चल पाएगी? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया कार साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए फ़ख्र है कि आपके साथ बैठ के मैंने प्रोग्राम किया। शुक्रिया सर।